लोग दिल्ली की तरफ दौड़े। बरेली से भी लोग भाग आए, इधर से भी लोग भाग, उधर से भी लोग भाग आए। तमाम एक भीड़ इकट्ठी हो गई, एक जबरदस्त फौज अंग्रेजों के मुकाबले में दिल्ली में इकट्ठी हो गई। वहां भी एक गद्दार था। गद्दार कौन था? वो बहादुर शाह जफर का वजीर आजम था। वही खुद गद्दार था। उसने बहादुर शाह जफर को समझाया कि जिसको तुमने, वो बख्त खान था जो बरेली से 40,000 फौज लेके आया था, दिल्ली में जो पहुंचा था, उसने कहा कि इसे बख्त खान को हटाओ, क्योंकि वो अंग्रेजों से साजबाज कर गया था। कैसे बख्त खान को हटाओ? वो जानता था कि बख्त खान अगर सिपह सालार रहा, सेनापति अगर बख्त खान रहा, तो फिर अंग्रेजों की शामत आएगी। बिल्कुल। तो कहा कि इसको हटाओ यहां से। बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया कि नहीं, इसको मैं नहीं हटाऊंगा, ये इस वक्त हम लोगों का सबसे बेहतरीन कमांडर है, मैं इसको नहीं हटाऊंगा। मना कर दिया। तो उसने क्या किया कि उसने तो गद्दारी करनी थी। बिल्कुल। वो गया बहादुर शाह जफर के बेटों के साथ में, कितने 17 या 18 बेटे थे उसके, उनके पास में गया और उनसे कहा कि अब तो तुम्हारी हुकूमत गई, खत्म हो जाएगी। कहने क्यों? कि अब तो बख्त खान बनेगा यहाँ का सुल्तान, यहाँ का बादशाह तो बख्त खान बनेगा, अब तुम तो बनोगे नहीं। उसे सेनापति बना दिया गया है, जब वो जीतेगा तो सुल्तान वो बनेगा। तो उन्होंने बहकाया और उनके बेटों ने बहादुर शाह जफर पे दबाव बनाया और ये कहा कि इसको हटाओ, हमारी शर्त यही है, तो हम नहीं, हम जाते हैं। तो आखिरकार मजबूरी में उसको हटाया गया और वो अपनी फौज लेके वापस हुआ। और उसके बाद में जो दिल्ली की सड़कों पे नंगा नाच हुआ है, बिल्कुल, जो इतना खून बहा है हिंदुओं का, मुसलमानों का, बुरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा मारा गया। और आखिरकार 1857 की जंग हम हार गए। हार तो गए, लेकिन एक जबरदस्त मसल जग गई, तैयार हो गई, एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। जंग आजादी के आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। और वहां से फिर सिलसिला जो शुरू हुआ, तो वही जिन गुमनाम शहीदों के नाम आप लोग कहते हैं, वो तमाम लोग इस बीच में आते रहे और जाते रहे, आते रहे और जाते रहे, अपनी जानों की कुर्बानियां देते रहे। लेकिन ये हकीकत है, उस वक्त के पुराने लोग भी बताते हैं कि किसी ने कभी पीठ पे गोली नहीं खाई, सीनों पे गोलियां खाई। ये है हिंदुस्तान की वो मिट्टी जो हमको कहीं ना कहीं गरिमा सिखाती है, हमको बहादुरी सिखाती है। यह है हिंदुस्तान की मिट्टी जो पूरी दुनिया में अलग। यहाँ की मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू है, जो इसमें मोहब्बतें हैं, वो भी पूरी दुनिया से अलग। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ा और आखिरकार जब पूरा देश जागृत हुआ, जब महात्मा गांधी अफ्रीका छोड़ के फिर यहाँ चले आए, जब उनको बुलवाया गया, जब उनको कहा गया, जब यहाँ से लेटर पे लेटर गए कि नहीं नहीं आप वहां से छोड़ो, आप उस तहरीक को छोड़ दो जो वहां आपने चला रखी है साउथ अफ्रीका के अंदर, आप यहां आ जाओ। और जब वो आए और उन्होंने सिलसिला शुरू किया अपने लबो लहजे के अंदर, अपने अंदाज में उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया, तो जो अलग अलग हिस्सों में जो बटे हुए लोग थे सब इकट्ठे होते चले गए और पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर उन्होंने अंग्रेजों से गुलामी से निजात देने की जो आवाज उठाई है, तो पूरा अंग्रेज घबरा गया। बिल्कुल। और अंग्रेज इस बात पे तैयार थे कि हम हिंदुस्तान को आंशिक रूप से आजाद कर दें, कुछ शर्तों के साथ में आजाद कर दें। लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन था जो 31 दिसंबर 1929 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, जब लाहौर में बड़ा अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी सदारत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उस दिन ये निर्णय लिया, ये शपथ खाई कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज, हम पूर्ण स्वराज की स्थापना करेंगे। हम किसी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारा देश है। अंग्रेज कौन होते हैं हम पे शर्तें थोपने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां कसम खाई थी और मैंने दिन में भी ये बयान किया था, बहुत लंबा मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, ये छोटी मोटी सी बातें हैं कि 26 जनवरी, बस उससे कुछ दिनों बाद, यानी 26 दिन बाद, 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा फहराया गया। और उसी दिन से, क्या आप जानते हैं कि उसी दिन से जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाया करता था, वो 26 जनवरी को ही मनाया करते थे हम लोग। अच्छा जी। 1930 से लेकर 1947 तक जो स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है, वो हमने 26 जनवरी को ही मनाया। तो तमाम मरहलों से गुजरते हुए फिर हम आ गए इधर 15 अगस्त 1947 में। इसी वक्त फिर संविधान सभा की स्थापना हुई और उस महामानव का नाम हर जगह लिया जाना चाहिए, हर मंच पे लिया जाना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने समानता का अधिकार दिया, जिन्होंने वंचितों को अधिकार सौंपे,
जिन्होंने बोलने का अधिकार दिया, बिल्कुल जो लोग एक लंबे समय से हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों साल से वंचित थे, आखिरकार वो भी इंसान है, जीने की तमन्ना वो भी रखते हैं, उनका भी बराबर का हक है। तो ये बराबरी का हक किसने दिया? संविधान समिति, जो सबसे इंपोर्टेंट समिति थी इसकी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके वो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इसमें मैंने बताया था कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में यह संविधान तैयार हुआ था, जिसकी 114 बैठकें हुई थी, जिसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें यह नहीं था कि भाई चंद लोग बैठ गए, मीटिंग कर ली और एक मसौदा तैयार कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां वो अवाम को बुलाया करते थे, उनकी राय लिया करते थे, वहां पत्रकार गण आया करते थे, उनकी राय लिया करते थे। तो ऐसे करके हर चीज पे बहुत बारीक नजर रखने के बाद में ये तैयार हुआ। और जब ये मसौदा सौंपा गया, उस वक्त भी फिर इसमें तमाम तरमीमें हुई और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया और एक गणतंत्र के रूप में पूरी दुनिया में भारत स्थापित हुआ। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम को बड़ी भव्यता के साथ में, जब ये 26 जनवरी 1950 में जब ये कार्यक्रम, ये 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तो ये बड़ी भव्यता के साथ में मनाया गया, बड़ी गरिमा के साथ में मनाया गया, लेकिन बड़ी सादगी के साथ में मनाया गया। उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कैसे पहुंचे थे उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए? 26 जनवरी 1950 के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कैसे पहुंचे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? वो किसी BMW गाड़ी से नहीं आए थे, वो किसी मर्सिडीज से नहीं आए थे। आप हैरत करोगे, वो घोड़े तांगे में आए थे। बहुत ये घोड़ा गाड़ी में बैठ गया, घोड़ा गाड़ी में बैठ के उन्होंने उस प्रोग्राम में शिरकत की थी। और इस पहले गणतंत्र दिवस की जो मुख्य अतिथि थे, वो जानते कौन थे? वो सुबर्तो, क्या नाम था उनका? सुबर्तो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये हमारे पहले कार्यक्रम में इन्होंने भागीदारी की थी मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये तमाम चीजें हैं। मैं तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अब एक और घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करते हुए बस अपनी बात खत्म करूंगा कि देखो, जिस देश का युवा वर्ग सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो समझो सेफ हैंड में। बिल्कुल, हमारा देश सेफ हैंड में। बिल्कुल। अब हम लोगों पे सफेदी आ गई, छा गई। हम लोग नौकरी करके रिटायर हो चुके हैं। अब पता नहीं अब के बाद कब हम इस दुनिया से कूच कर जाएं, ये पता नहीं। तो नई नस्ल को ये सब संभालना, तो उनको आगे बढ़ना। बिल्कुल। तो मैं अपना वो संस्मरण आपको यहां रखना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल जी। उस वक्त कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी, अगर याद हो आपको। कल्पना चावला, हाँ, कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी उस टाइम। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बराह रास्त उनसे वही बात की थी और उन्होंने एक बहुत बड़े अजीमुशान शायर के शेर कहे थे, जिससे बड़े सगीर का शायर कहते हैं, डॉक्टर अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। तो उन्हीं के कुछ शेर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहे थे जी, कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, कि तेरे जमानो मकान और भी है। बहुत खूब। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। शाहीन बाज को कहते हैं, उड़ने वाले, हवा का खिलाड़ी होता है शाहीन। इससे बड़ा हवा का खिलाड़ी कोई नहीं होता। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। बहुत। तो नई नस्ल को मैं अपनी ये संवेदनाएं, अपनी ये भावनाएं समर्पित करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।